नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और आज विशाल खबर में चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हमारे बीच उपलब्ध हैं प्रोफेसर प्रदीप मिश्र जी। प्रदीप मिश्र जी के परिचय में हम जो कुछ भी कहें कम होगा। प्रदीप मिश्र जी फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, जिससे पूरा देश क्या विश्व में तमाम लोग अशोक मिश्र जी को जानते हैं। आप उनके छोटे भाई हैं। प्रदीप जी सतना डिग्री कॉलेज में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं और रसायन शास्त्र के प्रोफेसर होने के बाद भी व्यंग्य विधा का एक बड़ा नाम है। अभी तक आपने 4 पुस्तकें व्यंग्य में लिख चुके हैं और हिंदुस्तान की शायद ही ऐसी कोई प्रतिष्ठित पत्रिका होगी जिस पत्रिका ने प्रदीप मिश्र जी को सम्मान के साथ न छापा हो। तो आज हम प्रदीप मिश्र जी से बातचीत करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि व्यंग्य, एक प्राध्यापक, एक विद्यार्थी, इन सब सारे पहलुओं पे हम प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। तो प्रदीप जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। धन्यवाद भैया। प्रदीप जी, एक मेरे दिमाग में एक जो बड़ा प्रश्न आपको लेकर के है कि आप रसायन शास्त्र के प्राध्यापक थे और उसके बाद आपने व्यंग्य की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितना नाम एक व्यंग्यकार के रूप में कमाया, उतना बड़ा नाम आपने एक प्राध्यापक के रूप में नहीं कमाया। तो रसायन शास्त्र का प्रोफेसर होने के बाद व्यंग्य की दुनिया में आना, ये संयोग था या इसमें कुछ प्रयोग था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रसायन शास्त्र से मेरी गृहस्थी चढ़ती थी साहब जी। मेरे बच्चे पलते थे, मेरा पेट पलता था जी। और व्यंग्य तो मेरा शौक था जी। मुझे वो प्राध्यापक बहुत अच्छे लगते हैं जो हिंदी के हैं जी। उनका विषय भी होता है, शौक भी वही होता है और पेट चलाने के जरिए दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। लेकिन रसायन शास्त्र और व्यंग्य अलग अलग थे जी। लेकिन मेरे परिवार का माहौल ऐसा था जी कि मुझे साहित्य की प्रति रुचि थी और इस वजह से मैंने व्यंग्य लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरे बड़े भाई जो थे अशोक मिश्र, वो व्यंग्य लिखा करते थे जी। तो उन्हीं के साथ पढ़ते उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। हमने वो संगत का असर हुआ और एक स्थिति ऐसी आई जब लिखना शुरू कर दिया मैंने। जी जी। आपने अभी तक कितनी पुस्तकें लिखी हैं? और मेरे 4 व्यंग्य संग्रह हैं जी और एक वो है, क्या कहते हैं, नाटक है। अच्छा। एक नाटक है और 4 व्यंग्य संग्रह हैं और 4 जो किताबें हैं उनमें एक है सर्वर डाउन है। अच्छा। ये बड़ी प्रॉब्लम है साहब कि बैंक में भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ लोग मुश्किल में किए हुए हैं, क्लर्क की, और वो एक तख्ती टांग देता है कि सर्वर डाउन है। तो वो सब हट जाते हैं, किसी को नहीं मालूम सर्वर क्या है। टिकट घर में, रेलवे स्टेशन में वो बाबू एक लगा देता है कि सर्वर डाउन, कहीं सर्वर लिख देते हैं और कहीं लिखते हैं लिंक डाउन है और सब जो है वो उसको मान जाते हैं कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, माने पिछड़ा से पिछड़ा आदमी ये जान जाता है कि अब नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, सर्वर डाउन है। तो अब सर्वर कब आएगा, क्यों आए, कोई किसी को नहीं पता होता है। तो वो किताब थी मेरी, सर्वर डाउन है, पहली किताब थी जी। इसके बाद क्या था साहब कि बाल श्रमिकों में मैंने एक व्यंग्य लिखा था, उसका व्यंग्य संग्रह था जी। लात के विरुद्ध एम्यूटी। अच्छा। जो छोटे बच्चे इस होटल में काम करते हैं जी, उनको इस बात की माने उनके माँ बाप माने ताकीद देते हैं, संस्कार देते हैं कि तुमको लात सहना पड़ेगा, हाँ, तभी आप काम आगे बढ़ पाओगे। तो वो इम्यूनिटी जागृत होती है उनमें, लात खाने की ताकत जागृत होती है। तो वो उनको लगता है कि हाँ अब हम ताकतवर हो गए हैं कि अब हमको। एक है था डिग्री ट्रांसप्लांटेशन जी, जिस विषय मैंने व्यवसाय से मैं जुड़ा था जी। तो डिग्री का ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे किडनी का होता है, हार्ट का होता है, वैसे डिग्री का भी ट्रांसप्लांटेशन होता है। बिहार वगैरह में खूब डिग्रियां जो हैं ट्रांसप्लांट होती हैं। तो उस पे वो व्यंग्य था। एक था बापू की स्मार्ट सिटी।
बापू की स्मार्ट सिटी जो थी जी, वो भी एक व्यंग्य था, और उसमें फिर बापू जो है स्मार्ट सिटी में आते हैं जी, और बताते हैं कि क्या मेरी अगर स्मार्ट सिटी होती तो कैसी होती, बकरी बंधी होती जी, गाय बकरी का दूध पीते, लोग सत्य बोलते, खूंटा होता वहाँ, हाँ खूंटा सब होता। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरी स्मार्ट सिटी में तो मॉल, शॉपिंग मॉल है, फ्लाईओवर्स हैं, हवाई अड्डे हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और वो बोलते हैं कि नहीं वहाँ मेरे स्मार्ट सिटी का आदमी सत्य बोलता। तो उसमें ये कंक्लूजन था कि स्मार्ट सिटी में या तो सत्य बोलने वालों की ज़रूरत नहीं है जी, या पहले से ही है। वो कंक्लूजन जो है वो, फिर एक नाटक मैंने लिखा था जी, वो नाटक जो है वो दलित आदमी घोड़े पे चढ़ गया था। एक बार आगरा में यह घटना हुई थी जी, वो एक संवेदनशील मामला, जी, उसमें मैंने वो नाटक लिखा था जी, और वो घोड़े में चढ़ा तो सवर्णों ने उसको मारा था। तो वो घटना मुझे याद थी, तो उस पर मैंने काफ़ी नाटक लिखा और उसके करीब 360 प्रदर्शन हुए पूरे देश, मंचन हुआ। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोग लिखते हैं कि हम आपके नाटक का मंचन कर रहे हैं, पारिश्रमिक बाद में देते हैं, भेजेंगे। तो पारिश्रमिक मैंने कहता हूँ सबसे पहले कि पारिश्रमिक आप नहीं मत भेजिए, क्योंकि पारिश्रमिक मुझे मिल गया जी। आपने अगर उनका मंचन किया, ये बहुत बड़ा पारिश्रमिक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे नाटक जो लिखने वाले हैं उनका पेट पारिश्रमिक से ही पलता है, तो ऐसे भी कोई अब ऐसा नहीं रह गया है, अब ऐसा नहीं रह गया है। वो पहले ज़माना गया कि मोहन राकेश थे, कमलेश्वर थे, तो वो सीधे सीधे साहित्यजीवी थे जी। अब हम लोग जो हैं वो हमारा पार्ट टाइम काम है। हाँ, ज़्यादातर लेखकों का जो फुल टाइम जॉब नहीं है। परसाई जी ने नौकरी छोड़ी थी जी, वन विभाग की नौकरी छोड़ी थी। क्यों? क्योंकि उनको लिखना था जी। तो वो फुल टाइमर राइटर थे जी। बाकी जितने मैं समझता हूँ 90 के दशक से जो लोग आए हैं वो कोई फुल टाइमर नहीं है, सब पार्ट टाइमर। उसके पीछे कारण भी यही था कि जो फुल टाइमर राइटर थे उनकी जिंदगी का सर्वाइवल फुल टाइम राइटिंग से हो भी नहीं सकता था। वो एक समस्या ये भी थी कि जिनने ये तय कर लिया, जैसे मान लीजिए कि हमारे ही बीच के तमाम ऐसे लोग थे जो लिखना चाहते थे। अब जैसे मैं एक आपको नाम बताऊं, हमारे बीच के माने बड़ी वरिष्ठ पत्रकार थे सुदामा सर, बहुत अच्छे गीत लिखते थे, लेकिन उन्हें जब ये लगा कि इन गीतों की दुनिया से हम जिंदगी में बहुत बड़ा सर्वाइवल हम नहीं ले सकते, तो उन्हें पत्रकारिता में आना पड़ा। तो ये और ऐसे तमाम नाम है इस पूरे देश के अंदर की जो बहुत अच्छा लिखने वाले थे। कोई बहुत अच्छा कहानीकार था, कोई बहुत अच्छा संघर्ष करने से का मादा नहीं रखते थे। हाँ, ये भी वो संघर्ष करने का अगर मादा रहते तो ऐसा नहीं है कि कविता में पैसा नहीं था। हाँ, एक रात का लोग 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए लेते हैं और नहीं भी लेते, 10,000 लेते, 5,000 लेते। तो पर ये है कि उतना संघर्ष करने का, जैसे परसाई जी वगैरह ने किया जी, वो फिर मिलते जाते हैं, जरिया मिलते जाते हैं, लोग मिलते जाते हैं। मायाराम सुरजन मिले जी इनको, परसाई जी को, तो उन्होंने उनके घर गृहस्थी लगभग चला दी और उनका नियमित छपता था और दोस्त भी थे जी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पर संघर्ष करने का मादा नहीं रह गया हम लोगों में, इसलिए ये चीज़ें इस तरीके से पार्ट टाइम हो गया है लेखन जो है। अच्छा, आपने चूंकि व्यंग्य लिखा और बहुत सारे व्यंग्यकारों को आपने पढ़ा, व्यंग्य की विधा में व्यंग्यकार राजनीति या नेताओं पे फोकस कम करते हैं। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल सही आपने, मैंने व्यवस्था पे तो फोकस कर देंगे, लेकिन राजनीति में मैंने नेता पे या राजनीति भाई, जैसे परसाई जी थे, वो डायरेक्ट जवाहरलाल नेहरू को हिट करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को हिट करते थे जी। लेकिन इसके बाद लगभग ये जो नई शताब्दी आई है जी, उसमें राजनीतिक लेखन जो है वो बहुत, माने राजनीतिक दलों में राजनीतिक पर्सन्स जो हैं जी, उनमें इतनी ज़्यादा असहिष्णुता बढ़ी हुई है कि वो बर्दाश्त नहीं करते, वो टारगेट करने लगते। फिर वो क्या करते हैं कि सब कंपनियां हो गई हैं, कोई पत्र पत्रिका नहीं है, मीडिया जो है वो मिशन के लिए नहीं है। हाँ, वो कमीशन के लिए है। मैं महसूस करता हूँ अब वो मीडिया मिशन के लिए नहीं, हम कमीशन के लिए मीडिया अगर हो गया है तो फिर तो सारी बातें खत्म हो जाती। नहीं, पहले भी था साहब,
पूंजीपति पहले भी इन्वॉल्व थे? नहीं, वो प्रकाशन संस्थान चलाते थे जी, घनश्याम बिरला चलाते थे और इस तरह कई लोग चलाते थे। नहीं, उसका एक अंतर आपको बताएं जो हम लोगों ने महसूस किया कि पहले किसी खबर को संपादक तय करता था कि ये छपेगी या नहीं छपेगी, अब किसी भी अखबार में जीएम तय करता है कि ये खबर छपेगी। प्रबंध संपादक होते हैं, तो मैं बहुत अधिक नहीं जानता अखबारी दुनिया के का जो प्रबंध और प्रधान दो प्रबंध संपादक जो है वो पूरा डिसाइड करते हैं। तो राजनीतिक अहित और हित जो है उसके हिसाब से व्यंग छपते हैं। तो लेखक ने भी वैसी स्टाइल कर ली कि वर मारे चाहे कन्या, हमको तो दक्षिणा से मतलब। तो आप हमको पैसा अगर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, फेम दे रहे हैं, तो आप जैसा चाहोगे वैसा हम लिख देंगे। व्यंग चाहोगे व्यंग लिख देंगे, उसमें कौन सी मतलब अब जो लेखन हो गया वो इस टाइप का हो गया कि जैसा हुकुम सरकारी वैसी बनी तरकारी। बिल्कुल वैसी हम तरकारी बना रहे हैं, उतना ही मिर्ची डाल रहे हैं, उतना मसाला डालेंगे, सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसा सरकार चाह रही है। आप एक प्राध्यापक थे, आपको भारी भरकम माने वेतन भी मिलती थी, फिर आपने वीआरएस क्यों ले लिया? मैं आज भी प्राध्यापक हूं और केमिस्ट्री का प्राध्यापक हूं और इसका मुझे गर्व है जी। ये मुझे मैंने अच्छा लगता है जब कोई मुझसे कहता है कि आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं जी। अब आपने कहा कि वीआरएस क्यों ले लिया जी तो करीब मैंने 2 साल विचार किया इस पे जी, और आपको आश्चर्य होगा पूरे मध्य प्रदेश में मेरे स्तर के जो करीब 400 लोगों ने 400 प्रोफेसर्स ने वीआरएस लिया है। अरे वाह, आप लोगों ने ही छापा है उसको जी। मैं अपने से खबर नहीं दे रहा हूँ जी जी, मीडिया की खबर दे रहा हूँ कि 400 लगभग 390 लोगों ने वीआरएस लिया और अब इतनी गवर्नमेंट घबरा गई कि अब वीआरएस नहीं दे रही है। अच्छा, वीआरएस नहीं दे रही है। तो उसका कारण मैं जो आया था साहब जी, बहुत मैंने सिद्धांत की बातें नहीं करता मैं जी, पर फिर भी जब मैं आया था तो पढ़ाने आया था जी, और केमिस्ट्री का मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ जी। तो मुझे करीब 2-3 साल से लग रहा था कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। हमारे कई बार व्यवस्थाओं में मैंने प्रोफेसरों को बाबू बना दिया गया। प्रोफेसरों को बाबू, अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो कोई पूछने वाला नहीं था कि आपने क्यों नहीं पढ़ाया। लेकिन मैंने अगर सीएम हेल्पलाइन का कोई शिकायत का निराकरण नहीं किया तो मेरी मिस्टर सस्पेंड कर दिया जाता, सस्पेंड करने की धमकी दी जाती। तो ये एक और फिर एक दिक्कत आई जब मैंने नौकरी छोड़ी जी। तो ये हमारे कॉलेज के एक सेक्शन में 320 लड़के थे और लगभग इतना ही बड़ा कमरा था, उसमें 320 लड़कों को बैठाना था। अब बोलिए कहाँ की पढ़ाई, कहाँ का वो, माने 16,000 लड़कों का अगर कॉलेज है जी तो पढ़ाई तो सोच ही नहीं सकते। अब सिर्फ व्यवस्था बनाने में ही समय बीत जाएगा। व्यवस्था भी नहीं बना सकते। बोलिए ना इतने में 320 लड़के कहाँ बैठा लेंगे? 25 बाई 50 का कमरा अगर है तो उसमें 320 लड़के कैसे बैठेंगे? आधे भी कैसे बैठेंगे? और उनको कैसे पढ़ाया जाएगा और कैसे व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, कैसे वो प्रैक्टिकल करेंगे? क्योंकि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी संख्या कम है। और हमारी जो शिक्षा नीति की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा जो रेशियो आता है टीचर और स्टूडेंट का वो 1:40 1:60 आता है। तो वो कैसे आता है? अमदरा में 7 टीचर हैं जी, 25 लड़का है, वहाँ कॉलेज खोल दिया गया। एक है और अमरपाटन के पास क्या है मेरे घर, रामनगर होगा, नादन। अच्छा, रामनगर तो बड़ी जगह है। हाँ। नादन है कॉलेज जिसमें 7 लड़के हैं और पूरा का पूरा स्टाफ है 10-12 लोगों का। तो अब बोलिए कैसे होगा? मैंने बड़ी तो जो टोटल आता है टीचर स्टूडेंट रेशियो वो बिल्कुल दिखाता है वर्ल्ड बैंक को कि ये देखिए वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो है 1:40 1:60 है। 1:60 है। लेकिन जो असमानता है कि कहीं छात्र है नहीं, वहाँ प्रोफेसर है, और जहाँ छात्र बहुत है वहाँ प्रोफेसर नहीं है या पढ़ाने की व्यवस्था। तो कोई भी शिक्षा नीति फेल हो जाएगी साहब, नई पुरानी जितनी भी हैं वो सब कोई लागू ही नहीं हो सकती। तो
तो मैंने वर्तमान शिक्षा नीति पे आपका क्या कहना है कि मैंने शिक्षा नीति बदलनी चाहिए या उसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है या क्या सुधार होना चाहिए? एक शिक्षा नीति आई थी साहब, मेघालय शिक्षा पद्धति जी। तो जितनी शिक्षा नीति आई हैं वो मेघालय शिक्षा पद्धति से बनी पुड़िया ली और उसी को भभूति बना के अलग अलग, मैंने किसी ने कलर मिला दिया, किसी ने रंग मिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, बस मैंने कागज के बेसिक शिक्षा पद्धति वही है। बाकी ये जितने कह रहे हैं ना कि ये मानी कैसे आप इतना मेजॉरिटी को शिक्षा देंगे भाई? आपको तो छठवीं 12वीं से करनी पड़ेगी, 10वीं से करनी पड़ेगी, और वो आप नहीं कर रहे हैं। एडमिशन जब होता है साहब तो आपको यहाँ के लोग बताएंगे, कभी देखिएगा कि कितना माने कितने सोर्स सिफारिश, कितने सीटें बढ़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो 16,000 लड़के हैं यहाँ, अब बताइए कैसे होगी पढ़ाई? और 5,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 1,000 लोगों की बैठने की प्रॉपर व्यवस्था है। अब शायद 2,000 हो गई है। और 16,000 लोगों का एडमिशन है। मैं इसका अपने किसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अब अलग आदमी हूँ, तो मैं ना डिग्री कॉलेज का नाम ले रहा हूँ ना किसी का। मैंने ऑन एवरेज ये बात है कि जहाँ 2,000 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, मैं किसी कॉलेज का नाम, वहाँ 16,000 बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। तो नई से मेघालय शिक्षा पद्धति से सब बेस्ड हैं। और ये जो कहते हैं ना कि कंप्यूटर और ये और वो सब कुछ नहीं है सरकारी संस्थानों में, ये सब प्राइवेट सीख के आते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है किसी भी कॉलेज या स्कूल में। स्कूल ज़्यादा बेहतर है कॉलेजेस से। हाँ, कि वहाँ पढ़ाई भी हो रही है, भी होती और है, वहाँ अच्छे शिक्षक हैं, पीरियड लग रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ ये है कि कॉलेज बच्चे नहीं, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। हाँ, तफरी करने आए, वो लौट गए। अब जो सिंसियर लड़के हैं वो तफरी करने भी नहीं आते। हाँ, वो कहते हैं भैया जब पढ़ाई होनी ही नहीं तो कॉलेज जाने का मतलब क्या? बतौर प्राध्यापक आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा विद्यार्थियों को। संसार के प्रति आप बेईमान रहो, लेकिन अपने प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। और वही कहते हैं ना, जैसे बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। लोग कहते हैं मैं केमिस्ट्री में बड़ा निष्णात होना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता। तो कैसे होगा? संभव नहीं, बिना पढ़े। तो मैं चाहता हूँ कि जो युवक हैं वो पढ़ें, और सिर्फ अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ें, गांधी को पढ़ें, नेहरू पढ़ें, टॉलस्टॉय को पढ़ें, चाणक्य को पढ़ें, इस तरह के लोगों को। अगर सिनेमा पढ़ें, सिनेमा भी बहुत गंभीर चीज़ है, सिनेमा पढ़ें, सर्कस पढ़ें, लेकिन पढ़ें। लेकिन वो अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर तो आपने जो एक बात कही पढ़ने को, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जो आज का जो दौर है, वो किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं और जूते शोरूम में बिक रहे हैं। हाँ, तो सोच सकते हैं कि किताबों की क्या स्थिति है, मतलब किताबों की क्या स्थिति है और जूतों की क्या स्थिति है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी हो कि अगर आप किसी को कोई किताब बताइए कि ये किताब पढ़िए आप, तो वो 100 रुपये की किताब उसको महंगी लगेगी, और जूता 5,000 रुपये का वो पहन लेता है, उसको महंगा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हुआ है साहब, एक जो मल्टीनेशनल कंपनियों ने जो कल्चर आया है जी, उसने सबसे पहले पढ़ाई को मारा है। हाँ, कि पढ़ाई को ख़त्म किया, किताबों को ख़त्म किया है। और ख़त्म तो खैर कर ही नहीं सकते, स्थगित किया है। हाँ, मतलब किताबों को व्यवधान पैदा किया, किताबों को स्थगित किया है। और अब जो मैं गया था अभी पूना, तो एक मल्टीनेशनल वाइफ हस्बैंड के घर में मुझे टिकाया गया था जी। तो मैंने देखा वहाँ अंग्रेजी की बहुत सारी किताबें थी, कम से कम 150-200 किताबें। तो मैंने कहा तुम लोग इसको पढ़ते हो कि रखे भर हो? तो उन्होंने कहा एक एक चीज़ पढ़े हुए हैं हम लोग। ऐसा भी है, तो मैंने जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, आज भी पढ़ रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्थगित हुआ है पढ़ना। किताबें जो हैं स्थगित हुई हैं, ख़त्म तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता किताब को। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी कुछ आपने
प्रेरणास्पद और ज्ञानवर्धक बातें कहीं। जी जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत किशोर जी। और बस मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, और बस ऐसे ही माने आप तरक्की करें, यही मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।